हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का, जो कि है संबंध एवं फलन। सेकंड नंबर चैप्टर है। और मैंने फर्स्ट चैप्टर जब आपको बताया था, जो हमने समुच्चय पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर जब बताया था तो मैंने ये बोला था कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर एक दूसरे से थोड़े बहुत कनेक्टेड हैं। बाकी के आगे के चैप्टर्स इतने कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, बहुत ही कमाल का चैप्टर है। और ये मान के चलो कि मैथमेटिक्स में मुझे जो हायर मैथमेटिक्स जो 10th के बाद शुरू होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन लगता है ना मैथमेटिक्स में, जो टॉपिक इन्वेंट किया गया, वो सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त, लाजवाब अगर कोई टॉपिक है तो वो ये फलन है। सबसे कमाल का और लाजवाब टॉपिक है पूरी हायर मैथमेटिक्स में। मतलब इसके बिना बहुत सारी चीजें पॉसिबल ही नहीं थी। इतना कमाल का इन्वेंशन है अपने आप में ये मानो आप। ठीक है, तो इसके बारे में अपन डिटेल में जानेंगे अभी। उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूं कौन कौन स्टूडेंट्स गण उपस्थित हैं, है ना। आपकी उपस्थिति जरा देख लेते हैं एक बार, कौन कौन है। ध्रुव अवस्थी, उदय प्रताप यादव, दिव्यांशु, निखिल सर फैन कृष्णा, क्या बात है, अमन, ध्रुव, टोनी, गीतम, अंकित, और गुड मॉर्निंग अंकित, गुड मॉर्निंग बेटा, संदीप, शिवानी पांडे, राजीव, उदय प्रताप, अनीश, इब्रान, मिशन एयरफोर्स, क्या बात है और श्रवण कुमार, उदित तो हो गया आई थिंक, और निखिल सर फैन अनुराग आनंद, बहुत बढ़िया, अभय, नरेश, प्रोफेसर, क्या बात है, शशि, संजू बाबा, गुड मॉर्निंग, जाकिर अंसारी, और तान्या, विशाखा, मोनिका, संदीप, प्रियांशु, दिव्यांशु, माही, गणपत, लर्न एंड शेयर फैंस, ज्ञानवी, प्राची, हर्षित, और काफ़ी स्टूडेंट्स, कुछ उसमें से नए नए भी दिख रहे हैं मुझे, कुछ तो, बाकी तो पुराने हैं। मेरे को नाम आप लोगों के याद हो जाते हैं, जैसे मैं डेली पढ़ता हूँ आप लोगों का, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। जैसे संजू बाबा भी रेगुलर ही हैं भाई, आते रहते हैं। अनुराग आनंद भी पुराने हैं अपने, और हरिशंकर, पलक, मुस्कान, मुस्कान, और चलो आई थिंक काफ़ी स्टूडेंट्स हो गए हैं। केशव, बढ़ते हैं अपन, मंजीत, और जो कुछ मुझे नाम अगर नए नए दिख रहे हैं जल्दी जल्दी तो देख लेता हूँ मैं। अभी अवस्थी, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। हिमांशु और तान्या, और कौन है, दीपक, आर्यन, इब्रान, अनीश, और जिनके उल्टे सीधे नाम है वो मैं नहीं ले रहा हूँ, है ना। जो नॉर्मल नाम है केवल मैं वही ले रहा हूँ, क्योंकि उनके नाम तो पता नहीं है तो क्या मतलब है। राकेश, और चलो अब बढ़ते हैं यार, काफ़ी ज़्यादा मैसेज हो गए, अब पढ़ना मुश्किल हो गया। अंजलि, अंजलि को काफ़ी टाइम बाद देखा है मैंने, ऐसा लग रहा है, नहीं लास्ट क्लास में भी देखा था। अमित, और सुनीता, अनंत विचार, अनंत विचार रह गया था भाई, रेगुलर स्टूडेंट, मुकेश कुमार, लकी। चलो ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। रेनू, सुलोचना, नए नए नाम इतने दिख रहे हैं, मैं क्या करूं। अब मैं थोड़े टाइम बाद देखता हूं आप लोगों को बाकी के नाम जो भी हैं, जाके लोगों की अटेंडेंस लगेगी धीरे धीरे। अभी फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.1 जो है संबंध एवं फलन की, उसका पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय करेंगे, क्या है क्या नहीं है इस प्रश्नावली में, वो सब सीखेंगे एक बार। उसके बाद उसके उदाहरण कर लेंगे अपन, जितने आज की क्लास में हो पाएंगे उतने कर लेंगे। वैसे ज़्यादा उदाहरण नहीं है, 6 ही उदाहरण है, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन में अब क्योंकि पहली क्लास है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही कमाल की क्लास है, बहुत ही कमाल का टॉपिक है, और मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ी रिसर्च है, एक तरीके से बहुत बड़ी इन्वेंशन है ये फलन अपने आप में। इससे पता नहीं कितने टॉपिक कनेक्ट होते हैं और ये कहां जाकर के खत्म होता है, और ये इंजीनियरिंग हो, बीएससी हो,
ये चीज हमेशा पढ़ाई जाती है क्योंकि इसके एप्लीकेशन मैथमेटिक्स में इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब आज की डेट में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इसी चीज के हैं, ये मान के चलो आप। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं कुछ आगे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे। प्रश्नावली 2 हमारी है संबंध एवं फलन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं संबंध, मतलब जो बेसिक रिलेशन होता है वही रिलेशंस, एंड फंक्शंस उसको फलन को फंक्शंस बोलते हैं। तो मैं बहुत बार इंग्लिश में भी वर्ड यूज लूंगा, तो इसलिए आपको इंग्लिश नाम पता होने चाहिए। बहुत कॉमन से नेम है संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो क्या होता है, देखो सबसे पहले हम लोग इस पूरे चैप्टर में संबंध भी नहीं सीखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में केवल एक टॉपिक सीखेंगे। मैं एक बार बता देता हूं कि इस प्रश्नावली में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिर अपन और बात करते हैं उसके बारे में। ओवरऑल पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो वो एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे शांति से। तो सबसे पहले तो प्रश्नावली 2.1 है, वो हमारे समुच्चयों का कार्तीय गुणन है। समुच्चय हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ के आए हैं पहली प्रश्नावली में शांति से। तो पहली प्रश्नावली में जो अपन ने समुच्चय पढ़ा था, तो समुच्चय में हमने यूनियन निकालना सीख लिया था, इंटरसेक्शन सीख लिया था, माइनस सीख लिया था, अंतर निकालना, सही है। लेकिन अपन ने कार्तीय गुणन निकालना नहीं सीखा दो समुच्चयों का यूनियन ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया, डिफरेंस ले लिया माइनस करके, लेकिन कार्तीय गुणन नहीं सीखा। वो यहां सीखेंगे। इस चैप्टर में क्यों सिखाया, उसमें क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि इस चैप्टर से कनेक्टेड है। क्योंकि कार्तीय गुणन अगर अपने को समझ में आएगा तो फिर संबंध हमें समझ में आएगा। संबंध 2.2 प्रश्नावली से शुरू होगा, जो हमारा चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। 2.2 में हम संबंध सीखेंगे, संबंध के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे, क्या है, कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके, और संबंध से कनेक्टेड है, संबंध के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं फलन, क्योंकि कुछ खास तरह के संबंधों को ही फलन नाम दिया जाता है। मतलब फलन स्पेशल टाइप के संबंधी होते हैं और कुछ नहीं है। तो संबंध पहले समझ लेंगे, उसके बाद फलन का नंबर आ जाएगा। और फलन के कुछ प्रांत, परिसर, ये बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इसलिए मैंने इनका नाम ले लिया। बाकी फलन में तो बहुत सारी चीजें हैं समझने की, यहाँ पर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन। ठीक है, दो फलनों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, बहुत सारी मतलब चीजें हैं। लेकिन मेन है प्रांत और परिसर, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इस टॉपिक को। तो 2.1, 2.2, 2.3 छोटी प्रश्नावली है कंपैरेटिवली। पहले वाली की देखे तो पहले वाली तो 1.6 तक थी, हालांकि छोटे छोटे ही थे क्वेश्चंस, उसमें ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके कंपैरिजन में देखें तो थोड़ी छोटी प्रश्नावली है। ठीक है, जल्दी खत्म होगी, उतने लेक्चर्स नहीं लगेंगे अपने उसमें। और लास्ट में विविध प्रश्नावली, वो तो सब में होती है, मैंने बताया आपको। 11th हो या 12th क्लास हो, हर एक चैप्टर में आपको विविध प्रश्नावली मिलेगी। और इस प्रश्नावली में संपूर्ण प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न रहेंगे। मतलब 2.1, 2.2, 2.3 के मिक्स क्वेश्चंस होंगे, कंपैरेटिवली बेटर क्वेश्चंस ही होंगे। इसमें जितने आए हैं उनसे थोड़े से अच्छे, एक लेवल ऊपर क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर। मिक्स क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक लेवल ऊपर क्वेश्चंस एग्जाम में आने लायक भी होते हैं। तो इसलिए छोड़ तो नहीं सकते अपन, सारा ही करना है अपने को। तो ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चयों का कार्तीय गुणन सीखेंगे, है ना। बाकी जो नाम है संबंध, संबंध में तो वही से बेसिक संबंध जिनकी बात चल रही होती है ना। मतलब क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये गुणन, क्योंकि गुणन से हमें संबंध तक पहुंचना है। और कुछ खास तरह के संबंधों को ही फलन बोलते हैं। तो मेन समझने वाली बात क्या है, संबंध। मेन समझने वाली बात अपनी संबंध है। तो हम इसको हल्का सा देख लेते हैं क्या चीज है। इसका जो नाम है ना संबंध, मतलब नॉर्मल जो रिलेशन होता है उसी से रिलेटेड है। भाई नॉर्मल क्या होता है, भाई बहन का रिलेशन हो सकता है, मान लो स्कूल जा रहे हैं भाई बहन, इस तरह से ही मान लो। दोस्त वाला रिलेशन हो सकता है, या फिर हो सकता है दो सरल रेखाएं हैं, ये एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा का नाम आप दे दो L, इस सरल रेखा का नाम आप दे दो M। दोनों सरल रेखाएं L और M समानांतर है, तो ये L और M का आपस में रिलेशन हो गया। दोनों सरल रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर वाला रिलेशन हो गया। ये जो आया, ये L और M का आपस में रिलेशन हो गया। तो इस तरह से मतलब कुछ भी रिलेशन हो सकता है। अगर मैं कहूं, मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं आपको। जैसे मान लो एक है 5 और एक संख्या है 6। 5 और 6 में क्या कनेक्शन हो सकता है, कई सारे कनेक्शन हो सकते हैं 5 और 6 में। ये हो सकता है एक तो कि 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 आता है, एक कनेक्शन ये हो गया। संबंध तो है ना कि पहले वाली संख्या में 1 जोड़ने पर दूसरी संख्या मिलती है, तो दोनों संख्याएं कनेक्टेड हो रही है +1 के जरिए से। दूसरा क्या संबंध है कि 5 जो है या पहली संख्या जो है छोटी है दूसरी वाली संख्या से, ये एक दूसरा संबंध हो गया, छोटे बड़े का संबंध। तो कई सारे संबंध हो सकते हैं मैथमेटिक्स में। हमें मेनली नंबर्स के बीच में, या उससे भी ज्यादा सही शब्दों का इस्तेमाल करूं तो मैं समुच्चयों के बीच में आपस में संबंध स्थापित करना है। समुच्चय मतलब कुछ नंबर्स का ही समुच्चय होगा, क्योंकि अपने
एट द एंड तो नंबर ही काम आने वाले हैं, मैथमेटिक्स है तो अपन उसमें स्कूल बैग, बॉटल, चेयर, टेबल, इनके समुच्चय का तो करेंगे ही क्या। तो ज्यादातर जो एट द एंड हमारे काम की चीज आएगी वो तो नंबर्स ही आएंगे। तो नंबर्स का समुच्चय रहेगा, संख्याओं का समुच्चय रहेगा, और दो समुच्चय रहेंगे, उनमें आपस में कनेक्शन हमें दिखाना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लास्ट में दे देता हूं, फिर उसके बाद टॉपिक आगे अपनी पहली प्रश्नावली का शुरू करेंगे। ये तो अपनी वैसे भी दूसरी प्रश्नावली का टॉपिक है 2.2 का, इसलिए बहुत ज्यादा डिटेल में अभी लेने से कोई मतलब नहीं है। हल्का सा मैं बता दूं, जैसे ये एक समुच्चय ए है, ये एक समुच्चय बी है। समुच्चय को जनरली हम किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से। मान लो ए समुच्चय है, उसको आपने लिखा 1 2 3, और बी समुच्चय है, मान लो उसको लिखा आपने 2 3 4। ये हमने एक समुच्चय बना दिया, और समुच्चय को अगर डायग्राम के फॉर्म में लिखना होता है तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ए समुच्चय ऐसे दिखा सकते हैं, 1 2 3, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। मैं केवल हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूं आपको, कुछ ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, इसको दिल पे नहीं लेना ज्यादा कुछ। अभी जो मैं बता रहा हूं उसको बस सुनते रहना है, ताकि थोड़ी भूमिका बन जाए, बस, और कुछ रोल नहीं है। मेन जो पढ़ाने की चीज है वो इसकी स्लाइड के आगे वाली स्लाइड्स में है। अभी जो आज की क्लास है ये मैं वापस से रिपीट करूंगा वैसे भी जब 2.2 पढ़ाऊंगा, है ना। तो 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं। इस समुच्चय के अगर डायग्राम के फॉर्मेट में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। बी समुच्चय को डायग्राम के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 और 4। मान लो कनेक्शन 1 का 2 से स्थापित कर दिया, 2 का 3 से संबंध है, 3 का 4 से संबंध है। तो इस तरह के कुछ संबंधों को अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्या संबंध दिख रहा है कि बी के जो अवयव हैं वो ए से एक ज्यादा है, एक जोड़ने पर मिल रहे हैं। 1 + 1 2 मिल गया, 2 + 1 3 मिल गया, 3 + 1 4 मिल गया। तो 1 2 से कनेक्ट हो रहा है, 2 3 से, 3 4 से, आपस में कनेक्शन है ना अवयवों का। एक अवयव का नहीं है, बहुत सारे अवयवों का, बहुत सारे अवयवों से कनेक्शन हो रहा है। तो पूरा समुच्चय, एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से कनेक्ट हो रहा है। एक समुच्चय का दूसरे समुच्चय से कुछ संबंध स्थापित हो रहा है, संबंध हो रहा है, कुछ रिलेशन बन रहा है। +1 का रिलेशन ही बन रहा हो, भले ही कोई सा भी रिलेशन हो, छोटे बड़े का रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो भी रिलेशन बन रहा है वही हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कि दो समुच्चयों में आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। ये सब हम लोग यहां पर जानने वाले हैं। तो ओवरऑल बेसिक स्ट्रक्चर ये है पूरे चैप्टर का, और इसमें भी कुछ खास तरह के जो रिलेशंस होंगे वही फंक्शन बन जाएंगे। तो फंक्शन तो यहीं से कनेक्टेड है, तो हम यहां के बाद आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी मेन मुद्दा क्या है अपना, अभी मेन मुद्दा है कि भाई समुच्चयों का कार्तीय गुणन होता क्या है, और फिर उससे संबंध अपन कैसे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे संबंधों को, इससे कैसे कनेक्ट कर पाएंगे 2.2 को। तो 2.1 में अपने मेनली समुच्चयों का कार्तीय गुणन ही है, और क्या होता है ये समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। वो एग्जाम्पल है ये, दो समुच्चय बनाए हैं मैंने, संख्याओं के नहीं बनाए, नंबर्स के नहीं बनाए, अभी समझने के लिए बेसिक चीजों के। जैसे शर्ट और टी शर्ट का समुच्चय है ए समुच्चय में एक शर्ट है, एक टी शर्ट है, दो चीजें हैं, ठीक है। समुच्चय बी में पैंट है, जीन्स है एक, और एक पजामा है, तीन चीजें हैं। जो बेसिक यूज की चीजें हैं वही सब लिखी है यहां पर। अब अपने को ए और बी में कॉम्बिनेशन बनाना है, संबंध बनाना है, कुछ कॉम्बिनेशन बनाना है। संबंध को तो भूल ही जाओ, अपन संबंध अभी पढ़ ही नहीं रहे हैं, अपन कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। ए के अवयवों का बी के अवयवों से संबंध स्थापित करना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो क्या क्या कनेक्शन हो सकते हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखें अपन। देखो क्या क्या कनेक्शन हो सकते हैं। एक तो शर्ट का कनेक्शन हो सकता है पैंट से, भाई शर्ट पहन ली नीचे पैंट पहन ली, हो सकता है ना कनेक्शन, दिक्कत कहां है। शर्ट पहन ली नीचे जीन्स पहन ली, ये भी होता है। शर्ट पहन ली नीचे पजामा पहन लिया, घूम रहे हैं सिंपल में गार्डन में, क्या दिक्कत है, शर्ट के साथ पजामा हो ही सकता है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन तो बन सकते हैं ना इसके। और क्या बन सकते हैं, चलो शर्ट के तो अपन ने सारे कॉम्बिनेशन बना लिए, सारे संबंध शर्ट के साथ देख लिए, किस किस के साथ पॉसिबल था वो सारे देख लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टी शर्ट का हम लोग कनेक्शन देखें पैंट के साथ। हो सकता है टी शर्ट के नीचे पैंट पहनते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। टी शर्ट के नीचे जीन्स पहना जाता है, टी शर्ट का जीन्स के साथ कनेक्शन आप बना सकते हो। टी शर्ट का पजामे के साथ बना सकते हो, तो मोस्ट कॉमन कनेक्शन हो गया। सिंपल फ्री स्टाइल घूमने के लिए टी शर्ट के साथ पजामा पहन सकते हो। तो ये कुछ कुछ कनेक्शन हमने बनाए। क्या क्या बनाए मैं लिखता हूं उसको। जो कनेक्शन हमने बनाए उसको लिखने का तरीका क्या है, बोल तो दिया मैंने कि ठीक है शर्ट और फिर नीचे पैंट पहन ली, शर्ट और नीचे जीन्स पहन ली, शर्ट और नीचे पजामा डाल लिया, बोल दिया। लेकिन लिखोगे कैसे, दर्शाओगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे इसको। तो उसको दिखाने का क्या तरीका होता है, उसको दिखाने का ये तरीका होता है कि शर्ट के साथ कॉमा लगा करके हमने पैंट लिख दी,
शर्ट का कनेक्शन पैंट के साथ, ये ब्रैकेट लगा दिया, ये ब्रैकेट कॉमा लगा करके इस तरह से दो लोग लिखे हैं और ये ब्रैकेट लगाया हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि हमने इन दोनों में कुछ कनेक्शन दिखाया है, संबंध दिखाया है, शर्ट और पैंट का आपस में एक कॉम्बिनेशन दिखाया है, ये समझ लो, है ना। वैसे ये संबंधी है एक तरीके से, वो हम अगले प्रश्नावली में देखेंगे 2.2 में, लेकिन अभी ये समझो कि ठीक है एक कॉम्बिनेशन दिखाया है। कभी कभी मैं बीच बीच में संबंध भी यूज ले लूँ तो टेंशन मत लेना। शर्ट का जीन्स के साथ कॉम्बिनेशन, तो शर्ट के साथ कॉमा लगा करके आप जीन्स लिख सकते हो। अब यहां एक चीज ध्यान देनी होती है कि ठीक है शर्ट वाली ए के अवयव पहले लिख रहे हो तो ए के ही पहले लिखो, फिर ऐसे मत करो कि पहले जीन्स लिख दी फिर शर्ट लिख दिया कॉमा लगा कर, वो नहीं चलता। बस यहां पर कॉम्बिनेशन एक सीक्वेंस में होता है, यहां पर ये चीज ध्यान देने की जरूरत है कि शर्ट पहले आ रही है तो शर्ट ही आएगी, मतलब ए के अवयव भी पहले आएंगे। अब आपने पहले शुरुआत ए के अवयव से कर दी तो या तो फिर आपको ऐसे करना चाहिए था, पैंट कोमा शर्ट, जीन्स कोमा शर्ट, पजामा कोमा शर्ट, वो चल जाता फिर, लेकिन सारे एक ही पैटर्न में होने चाहिए। तो ए वाले अवयव मैंने पहले लिए हैं तो ए वाले ही लेके चल रहा हूं मैं। शर्ट के साथ जीन्स तक हो गया, शर्ट के साथ आपने पजामा ले लिया, एक बार शर्ट के साथ पजामा ले लिया और ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। चौथा आप बना सकते हो टी शर्ट के साथ पैंट, टी शर्ट के साथ में हम लोग कॉमा लगा करके पैंट ले सकते हैं, टी शर्ट कोमा पैंट हो गया। और नेक्स्ट आप बनाएं तो टी शर्ट कोमा जीन्स हो गया, टी शर्ट के साथ में जीन्स हो जाएगा, जीन्स हो गया अपने पास में। और एक और बनाना चाहें तो टी शर्ट के साथ पजामा हो गया, टी शर्ट के साथ में पजामा हो सकता है, ये हमने बना दिया। ये सारे हमने जितने भी कॉम्बिनेशन संभव थे सारे के सारे बना दिए। अगर जितने कॉम्बिनेशन संभव हैं, मतलब जितने भी दिख रहे हैं, जो भी पॉसिबल हैं, वो सारे ही अगर हम लिख दें, सारे ही लिख दें अगर, उसी को कार्तीय गुणन बोलते हैं, उसी को बस कार्तीय गुणन बोलते हैं। और कार्तीय गुणन को दिखाते किससे हैं, दर्शाते किससे हैं, मल्टीप्लाई से। ए और बी में दिखाना है तो ए इंटू बी, पी और क्यू में दिखाना है तो पी इंटू क्यू, एम और एन में दिखाना है तो एम इंटू एन। जरूरी नहीं है दो ही हो, आर भी हो सकता है, तीन अवयव भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है दो अलग अलग समुच्चय में ही हो, खुद दो समुच्चयों में भी हो सकता है अकेले, ए गुणा ए का ए से ही कनेक्शन हो जाए, क्रॉस हो जाए, कार्तीय गुणन हो जाए, ये भी संभव है। हर चीज संभव है इसमें से, कैसे करेंगे वो डिस्कस करेंगे, लेकिन दो अलग अलग समुच्चयों का भी हो सकता है, तीन अलग अलग समुच्चयों का हो सकता है, दो सेम समुच्चयों का हो सकता है, तीन सेम समुच्चयों का हो सकता है, किसी का भी किसी से कार्तीय गुणन हम लोग निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। ये जो हमने निकाला है ये एक्चुअल में ए क्रॉस बी निकाला है, इसको ऐसे पढ़ते हैं ए क्रॉस बी या ए इंटू बी, और ये पूरा एक समुच्चय है, मतलब समुच्चयों का कार्तीय गुणन खुद अपने आप में एक नया समुच्चय बनता है। तो हमने ए क्रॉस बी एक समुच्चय बना दिया, जैसे ए यूनियन बी जब हम करते थे वो भी एक समुच्चय आता था, ए इंटरसेक्शन बी जब हम करते थे वो भी एक समुच्चय ही आता था अल्टीमेटली, ए माइनस बी या बी माइनस ए हम करते थे वो भी समुच्चय ही आता था, ए डैश कॉम्प्लीमेंट पूरक या बी डैश ये निकालते थे वो भी समुच्चय आता था। ये भी एक समुच्चय ही है, कुछ नहीं और है समुच्चय ही, लेकिन समुच्चयों का कार्तीय गुणन लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली कार्तीय गुणन होता है और कुछ नहीं है। कार्तीय गुणन में क्या करते हैं हम लोग, एक समुच्चय के अवयवों का दूसरे समुच्चय के साथ सारे कॉम्बिनेशन बना लो, दूसरे अवयवों का सारे कॉम्बिनेशन बना लो, मतलब जितने भी दे रखे हैं सबका सबके साथ कॉम्बिनेशन बना लो। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां लेता हूं। जैसे मान लो आपके पास पी समुच्चय है, वो है 2, 3 और 5, और एक आपके पास क्यू समुच्चय है, मान लो वो है ए बी सी, ये है मान लो क्यू समुच्चय। आपको निकालना है क्यू क्रॉस पी, इस बार पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी, चलो दोनों ही निकाल के देख लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी मैं ऐसा करता हूं, छोटा ले लूं क्या, चलो बड़ा चलने तो कोई दिक्कत नहीं है। दो चीजें निकालते हैं, एक तो पी क्रॉस क्यू भी हो सकता है और क्रॉस तो क्यू क्रॉस पी भी हो सकता है। पी क्रॉस क्यू का क्या मतलब होगा, पी क्रॉस क्यू का मतलब होगा कि पी के अवयव आप पहले लिखोगे, क्यू के बाद में लिखोगे, वो जो ब्रैकेट बनाते हैं उसमें, मतलब 2 ए, 2 का ए के साथ कनेक्शन देख लिया। हमें क्रॉस में क्या करना होता है, इसका एक अवयव उठाओ और इसके तीनों अवयवों के साथ कनेक्शन बना दो। 2 का ए के साथ बना दिया, 2 का बी के साथ बना दिया, 2 का सी के साथ बना दिया, 2 हो गया फ्री, इसका खेल खत्म। 3 का शुरू करो तो 3 का ए के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, 3 का अपन ने बी के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया और 3 का अपन ने सी के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया, 3 का भी काम खत्म। अब काम आएगा 5 का शुरू, तो 5 का हमने ए के साथ कॉम्बिनेशन बनाया है,
5 का B के साथ बना दिया और 5 का फिर से किसके साथ बना दोगे, C के साथ। सारे के सारे कॉम्बिनेशन ले लो और इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, जो समुच्चय को ब्रैकेट होता है, तो वही हमारा फाइनल कार्तीय गुणन हो जाता है। P क्रॉस Q हमने निकाला है। सेम काम करते हुए हम लोग Q क्रॉस P भी निकाल सकते हैं। Q क्रॉस P भी निकाल सकते हैं। कैसे? Q के अवयव पहले लेने हैं, A का इन तीनों के साथ लेना है कॉम्बिनेशन, तो A,2 ले लिया, A,3 ले लिया, A,3 ले लिया, A,5 ले लिया, A,5 ले लिया। भाई A का काम खत्म। काम किसका शुरू करेंगे, B का। Q के अवयव पहले लिख रहे हैं क्योंकि Q पहले लिख दिया यहां पर, इसके सीक्वेंस के हिसाब से ये चलते हैं, ठीक है। और सेम ऐसे B,2 ले लिया, B,2 हो गया, B,3 ले लोगे आप, B का 3 के साथ में, B का 5 के साथ कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे सेम B का काम खत्म, तो C का 2, 3 और 5 के साथ कनेक्शन हो जाएगा, तो C,2, C,3 और C,4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने Q क्रॉस P निकाल दिया। ऐसे कर सकते हैं अपन। तो ये होता है गुणन। अवयव कितने भी हो, कैसे भी हो, इस हिसाब से चलेंगे। 2-3 यहाँ खास खास बातें समझने लायक हैं, वो मैं अभी बताता हूँ। 2 या 3 मेन बातें हैं जो ध्यान देने लायक हैं। एक तो मेन बात ये ध्यान देने लायक है कि Q क्रॉस P आप इसको देख करके भी बना सकते हो, इसको देख के भी बना सकते हो। कैसे? इसको, इसके जो भी अवयव है उसको उल्टा घुमा दो। P क्रॉस Q है, इसको Q क्रॉस P करना है ना, उल्टा घुमाना है बस। इसको घुमाया, ये आ गया, देखो A,2, इसको घुमाया, ये आ गया A,3, इसको घुमाया, ये आ गया। सीक्वेंस तो कैसे भी लिखो, आगे पीछे करके, तो इधर उधर करके तो लिख ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समुच्चय में इधर उधर करके 2 3 5 लिखो, 3 2 5 लिखो, 5 3 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए बस इधर उधर लिखा है, उल्टा घुमा करके, बाकी चीज सेम है। केवल उल्टा घुमा दें तो मिल जाएगा। अगर आपको P क्रॉस Q दे रखा है, फिर आप चाहते हो कि Q क्रॉस P उससे मिले, आपको उल्टा कर दो सारे अवयव, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा आराम से। एक और इंटरेस्टिंग बात, एक और कमाल की बात यहां पर मैं बताता हूं आपको। एक और कमाल की बात बताऊं कि अवयवों की संख्या P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या कितनी होगी, अवयवों की संख्या कितनी आएगी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है ना, कि कितने अवयव आएंगे भाई। तो देखो P क्रॉस Q में कितने अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9। एक ब्रैकेट एक अवयव है, मेन जहां कॉमा लगाया है वो सेपरेट होता है। तो टोटल 9 अवयव दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें कितने अवयव हैं, 3। इसमें कितने अवयव हैं, 3। नॉर्मल अवयवों की संख्या को गुणा करोगे तो कुल अवयवों की संख्या मिल जाएगी। यहां पर क्या लिखा मैंने, P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो P क्रॉस Q में अवयवों की संख्या होगी कि P के अवयव देख लो कितने हैं, Q के देख लो कितने हैं, दोनों को गुणा कर दो। P के अवयवों की संख्या, P के अवयवों की संख्या गुणा Q के अवयवों की संख्या, Q के अवयवों की संख्या। इसको शॉर्ट में मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, अवयवों की संख्या को n से दिखाते हैं। किसका n की बात चल रही है, P क्रॉस Q के n की बात चल रही है, मतलब P क्रॉस Q के अवयवों की संख्या की बात चल रही है। P के अवयवों की संख्या मतलब NP इंटू Q के अवयवों की संख्या मतलब NQ। ये हमारे को पता होना चाहिए, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सिंपल सा फॉर्मूला है। आ सकता है क्वेश्चन 1 नंबर में, लेकिन वैसे भी लॉजिकल फॉर्मूला है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आता है मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं है खास। इसके अवयवों की संख्या और इसके अवयवों की संख्या 1 2 3 1 2 3 3 गुणा 3 9, 9 अवयव इसमें आ रहे हैं, 9 इसमें आ रहे हैं। सिंपल है काम। यहां तक आप लोगों को समझ में आया क्या, बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने केवल दिया है आपको, और इतना अगर आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलो कि 2.1 प्रश्नावली खत्म। एक्चुअल बता रहा हूं मैं, खत्म हो गई है 2.1 प्रश्नावली, कुछ नहीं बचा उसमें, कंप्लीट। इतनी कमाल, इतना आसान है ये। सो C,5 होगा, C,5 कहाँ गया, अरे हाँ ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं यार, दिल पे मत लो। C,5 कर लो, ये 5 कर लो, ठीक है। चलिए, शिवम सिंह, ठीक है, अमरीश आर्य। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या, ये बता दो एक बार जरा, जल्दी से लिख दो कि हाँ भाई समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया है।
नहीं आया है तो वो लिखो, क्या नहीं समझ में आया है, ताकि मैं उसको एक बार रिपीट कर दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ें ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि उदाहरण हो ही जाए आज, तो ठीक रहेगा। अभी है समय अपने पास आधा घंटा, अपन ले लेंगे उदाहरण भी। उससे पहले एक दो खास टॉपिक्स बस मुझे बताने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बस डिस्कस करने हैं आप लोगों के साथ में, और फिर अपन कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? चलो बढ़िया, आ गया समझ में अर्पिता के भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। रोहन ओके, आशीष के भी क्लियर है आई थिंक। ऋतु सर महिला कोष्टक लगा सकते हैं? महिला कोष्टक, मंझला कोष्टक, मंझला ही तो लगाया यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ बीच में नहीं लगा सकते मंझला कोष्टक, आप बीच में नहीं लगा सकते। और ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये जो चीजें लिख रहा हूं, 2, A है, या फिर मान लो कि 5, B आ रहा है, ये जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं, ये सारी चीजें, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ये, क्रमित युग्म है ये, क्रमित युग्म इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रमित युग्म। ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये नाम बार बार आएगा किताब में, इसको देख के आप कंफ्यूज ना हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो आपने कॉम्बिनेशन बनाए हैं उन्हीं की बात चल रही है। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्यों बोलते हैं? युग्म का मतलब तो है कि 2 लोग हैं एक साथ, युग्म का मतलब तो 2 लोग हो गए, ठीक है। 3 लोग एक साथ होते तो त्रिक बोल देते, त्रिक, ट्रिपलेट्स, ठीक है। अभी फिलहाल पेयर्स हैं इसलिए युग्म बोला है। क्रमित इसलिए बोला है क्योंकि एक फिक्स क्रम में आते हैं। क्रम कौन तय करता है? यहां से तय होता है कि यहां पहले जो लिखा है उसी को इस क्रमित युग्म में पहले लिखा जाएगा, इधर जो बाद में लिखा है उसी को यहां पर बाद में लिखा जाएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एक फिक्स ऑर्डर में आते हैं, एक फिक्स क्रम में आते हैं, इसलिए इसको क्रमित युग्म बोला जाता है। तो इस नाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सारे क्रमित युग्म हैं। तो कितने क्रमित युग्म हैं इसके पास? 9। इसके पास कितने क्रमित युग्म बन रहे हैं? 9। तो ये अवयवों की संख्या मतलब क्रमित युग्म ही है इसके पास में, उसी को ऑर्डर्ड पेयर बोला है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, एक लास्ट और बात बता रहा हूं, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद एक छोटी सी बात, बस हल्की हल्की ट्रिकी बात है, सबको पता होनी चाहिए, वैसे भी जितना पढ़ा है उसके बेस पे खुद बता सकते हो आप, कि अगर आपको Q क्रॉस P दे रखा है, केवल मान लो या तो ये दे रखा है या ये दे रखा है, मान लेते हैं Q क्रॉस P दे रखा है, इसको देख करके Q और P समुच्चय बना सकते हो क्या आप? Q क्रॉस P हमें केवल इतना दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये है Q क्रॉस P बराबर ये। अब आपको बोले कि Q समुच्चय क्या है ये बताओ, P समुच्चय क्या है ये बताओ, मान बता दो दोनों के। बहुत सिंपल है, जो पहले लिखे हुए हैं वो किसके अवयव हैं? Q के अवयव हैं, जो पहले लिखे हुए हैं। पहले कौन कौन है? A है, A है, A है, एक ही बार लेंगे, लेने तो एक ही बार है, A ले लेंगे, B दिख रहा है, C दिख रहा है पहले नंबर पे, तो A B C दिख रहे हैं पहले नंबर पे, तो Q के अवयव कौन से हो गए? A B C, अपने आप ही। सेम ऐसे ही अगर P की बात करें तो P के अवयव क्या लोगे आप? P के अवयव बहुत सिंपल है, बाद वाला जो दिख रहा है, यहां बाद वाला P है, बाद वाला 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 3 5 2 3 5 2 3 5 आ गए भाई P के पास अवयव। तो अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, इस तरह से बना करके क्रमित युग्म दे रखे हैं, तो उनके हिसाब से आप जो बेसिक समुच्चय हैं ओरिजिनल, उनको निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस पूरी प्रश्नावली का। 2.1 प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन कंप्लीट है मेरी तरफ से। अब एक जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है उसको कुछ पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कुछ शब्दों के रूप में यहाँ पर दर्शाया हुआ है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले एक बार कमेंट्स देख लेता हूँ आपके, कुछ अगर खास हैं तो। चलिए, समझ में आ गया है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के यही कमेंट्स हैं आई थिंक, ठीक है। मैथ्स वाला मोहित सक्सेना, अच्छा थैंक यू बेटा। फिजिक्स वाला की तरह मैथ्स वाला है, चलिए समझ आ गया, बहुत बढ़िया। गीतम आपका नाम ले लिया मैंने पहले शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। शुभम कुमार, लर्न एंड शेयर फैन, काफ़ी दिनों बाद दिखाई दिया है, लास्ट क्लास में दिखाई दिया था, बस लास्ट की 1-2 क्लासेस में से आ रहा है बस ये। कहाँ गायब थे इतने दिन आप हैं? प्रजापति, चलिए ठीक है ठीक है। आशुतोष, इक्वल कब होंगे बताते हैं अभी आशु, बस एक ये छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो पहले पॉइंट पे लिया हुआ है मैंने, जान करके वो बताया नहीं है अभी तक, ठीक है।
भाई चैप्टर समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक वाइक कर दो बच्चों। जितने लोग देख रहे हैं ना उससे तो कम लाइक हैं, जबकि कल से लाइक आ रहे हैं, मतलब सुबह से लाइक आ रहे हैं, तब भी इतने कम लाइक हैं। बताओ तुम लोगों के राज में। पसंद आए तो पसंद, अपने पसंद को दिखाओ लाइक के रूप में। लाइक कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है देखने वाले को, टीचर को, जो भी पढ़ा रहे हैं उनको सामने दिखते हैं ना, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अमित भाकर, न्यू स्टूडेंट, बढ़िया बढ़िया। अशोक बेटा आ जाएगी भौतिक विज्ञान समझ में, डेली शाम को 7 बजे क्लास लो आप और 2-2 बार देखो वीडियोस को, 100% समझ में आ जाएगी, है ना। हाँ कॉमा ना लगाना जरूरी है धीरू बेटा, कॉमा लगाना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, काफ़ी लाइक बढ़ा दिए हैं वैसे आप लोगों ने, कहने के बाद तो, कहने तो मान लेते हो तुम लोग मतलब। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में से पहला बिंदु अपन ने डिस्कस नहीं किया, बाकी के 2 तो इतने खास नहीं है, आराम से समझ में आ जाएंगे आपको। पहला देख लेते हैं एक बार पहले, फिर दोनों पे आते हैं, एक एक करके आएंगे, आराम से देखो एक बार। 2 क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक समान हो। क्रमित युग्म मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है क्या होता है। क्रमित युग्म जैसे 5,6 लिखा हुआ है, ये एक क्रमित युग्म है। सॉरी, ये वाला ब्रैकेट नहीं, ये वाला ब्रैकेट होता है तो उसको क्रमित युग्म बोलते हैं, वो तो समुच्चय का ब्रैकेट था। ये क्या है, ये एक क्रमित युग्म है, ये एक क्रमित युग्म है। इसमें प्रथम घटक का मतलब कौन सा है और द्वितीय घटक का मतलब कौन सा है। ये पहले जो लिखा हुआ है ये है प्रथम घटक, प्रथम घटक, और दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो है द्वितीय घटक, द्वितीय घटक, ये दूसरा घटक होता है। प्रथम घटक, द्वितीय घटक, इनसे मिलकर के बनते हैं क्रमित युग्म। उसके बारे में बात चल रही है कि 2 क्रमित युग्म आपके सामने दे दें और वो समान कब माने जाएंगे। 2 क्रमित युग्म कब समान माने जाते हैं या कब समान होते हैं, यदि और केवल यदि उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी समान हो। मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के बराबर हो, दूसरा वाला दूसरे वाले के समान बराबर हो, तो वो समान माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने दे भी रखा है इसमें, उदाहरण नंबर 1 आपके सामने है। ये हमारे 2.1 प्रश्नावली का ही है, ऑब्वियसली पहला उदाहरण है। उसने बोला है कि यदि ये वाला क्रमित युग्म इसके बराबर है, दे दिया उसने, खुद ने बोल दिया कि बराबर है साहब, x + 1 और y - 2 इसके बराबर है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। बराबर होने का मतलब क्या होता है वो अभी हमने सीखा है कि बराबर है तो इसका मीनिंग क्या है। बराबर होने का मतलब क्या है, बराबर होने का मतलब है कि पहला वाला घटक पहले वाले के बराबर हो जाए और दूसरा वाला घटक दूसरे वाले के बराबर हो जाए। मतलब y - 2 जो है वो सेकंड वाले के 1 के बराबर हो जाए, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के बराबर, ठीक है, और सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना, सिंपल है एकदम, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये x = 2 आ जाएगा, 3 में से 1 गया और यहां से y = 3 आ जाएगा, 1 और 2 3, ये उधर जाए तो इतना आसान क्वेश्चन था, x और y के मान निकालने थे और 2 लाइन का मतलब क्वेश्चन था। तो बताओ कहाँ मुश्किल है आसान प्रश्नावली। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला आसान प्रश्नावली है, लंबी नहीं है। पहले वाली प्रश्नावली से आधे वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगी। पहले वाली प्रश्नावली में 20 वीडियो बने थे, 20 दिनों में कंप्लीट हुई थी, ये 10 दिन में हो जाएगी, 10 वीडियोस में हो जाएगी। हफ्ते 1.5 हफ्ते में मैक्सिमम 2 हफ्तों में कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि a में p अवयव हैं, b में q अवयव हैं, तो a गुणा b में p गुणा q अवयव होते हैं। ये तो अपन ने देख ही लिया ना, p गुणा q में अवयवों की संख्या, p के अवयवों की संख्या और q के अवयवों की संख्या को गुणा कर दो, वही होता है। तो मैथमेटिकली ज्यादा अच्छे से यहाँ लिखा हुआ है, वहां शब्दों में लिखा हुआ है, सेम बात, सेम चीजें, ज्यादा उसमें टेंशन मतलब। थर्ड नंबर की बात करते हैं, यदि a या b में से कोई भी रिक्त समुच्चय है, ये हुई ना बात, कोई भी एक रिक्त समुच्चय आ गया a या b में से कोई एक, है ना, तो a क्रॉस b भी रिक्त समुच्चय बनेगा। क्यों बनेगा, क्या कारण है इसका, बहुत सिंपल लॉजिक है इसका। a मान लो आपके पास है 1 2 3 और b है आपके पास 5, खाली, कुछ है ही नहीं इसके पास, है ही नहीं मतलब एकदम खाली है, हवा है, कुछ नहीं है। तो a क्रॉस b में आप जब क्रॉस करोगे तो 1 को किसके साथ क्रॉस करोगे, हवा के साथ, है ही नहीं कुछ। 1 के किस कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सकता किसी के साथ, ना 2 का बन सकता है ना 3 का बन सकता है, तो किसी का किसी के साथ कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा।
तो जब कोई एक खाली है तो उनका क्रॉस भी खाली ही आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, समझने लायक बात है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आपको। आसान ही बात है वैसे, बस एक बार समझने लायक थी। ठीक है, सो इसके बाद अब अपन आगे के एग्जांपल्स कर सकते हैं। मैंने बेसिक सारा बता दिया आपको 2.1 में, जितना बेसिक पॉसिबल है ना, इसके बेस पे जितना मैंने अभी तक बता दिया ना आपको, उसके बेस पे सारे उदाहरण आप कर सकते हो, सारे प्रश्न आप कर सकते हो, बशर्ते आपने पहला चैप्टर भी पढ़ा हो, क्योंकि पहले चैप्टर का इस्तेमाल आएगा आगे। यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब वापस आएंगे इसमें, है ना। तो वो चैप्टर तो पढ़ा होना ही चाहिए, अदरवाइज सब हो गया है बाकी तो। चलिए, पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में इसने बोला है कि यदि P बराबर ABC और Q बराबर R हो तो P गुणा Q तथा Q गुणा P ज्ञात कीजिए। क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं? चेक करते हैं, कार्तीय गुणन निकालते हैं, तब पता चलेगा समान आएंगे कि नहीं। तो यहां पर हल लिख रहे हैं। मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने का पैटर्न चेंज किया है इस बार। पहले मैं सीधा ऊपर लिखता था तो होता था, कहता मैं इस तरफ आ जाता था, बहुत ज़्यादा दिखता नहीं था पूरा, है ना। स्क्रीन पे मेरा फेस नहीं आ पाता था, मैं एकदम हट जाता था। अब मैंने इधर लिखा है क्वेश्चन, तो अब इधर आंसर लिखूंगा तो मैं सामने ही रहूँगा एकदम। ये पर्पस था मैं मतलब ऐसे लिखने का। वैसे तो कैसा लगा आपको ये पैटर्न, ये भी एक बार बताओ जरा। ऐसे नए नए पैटर्न ट्राई करते रहना चाहिए, सही रहता है उससे। चलिए हल करते हैं। फिलहाल P अपने को दे रखा है, लिख लेता हूँ मैं एक बार। P क्या दिया हुआ है हमें? A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है। Q अपने को क्या दे रखा है? सिर्फ R, और कुछ नहीं है इसके पास। एक बार अपने को P क्रॉस Q निकालना है, एक बार अपने को Q क्रॉस P निकालना है, और चेक करके बताना है कि P ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। पूछा है कि क्या दोनों कार्तीय गुणन समान हैं कि नहीं है, ये बता देना है बस, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। P क्रॉस Q मतलब P और Q के अवयवों को आपस में कनेक्शन बनाना है, क्रॉस करना है। तो A क्रॉस R मतलब A कॉमा R हो जाएगा, A का R के साथ, B का R के साथ हो जाएगा, C का R के साथ हो जाएगा, C का R के साथ हो गया। ये हमने कॉम्बिनेशन बना दिया। 3 ही बन सकते हैं। वैसे भी सोचो, इसके पास अवयव है 3, इसके पास है 1, 3 गुणा 1 मतलब कुल 3 ही मिलेंगे, कुल 3 ही मिले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर बढ़ें, Q क्रॉस P करें। Q क्रॉस P का मतलब है Q के अवयव पहले आएंगे, P के अवयव बाद में आएंगे। तो Q के अवयव ये R पहले आएगा, तो R का कनेक्शन बनाओ उधर। तो R का A के साथ कॉम्बिनेशन ले लिया, R का B के साथ कॉम्बिनेशन ले लिया, R का C के साथ कॉम्बिनेशन ले लिया, R का A के साथ, B के साथ, C के साथ कॉम्बिनेशन ले लिया, और ये पूरा समुच्चय में डाल दिया। तो ये हमारे पास Q क्रॉस P बन गया। दोनों हमने निकाल लिया, पहला पार्ट कंप्लीट इसका। एक तरीके से पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट ये समझो इसका। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। A कोमा R और R कोमा A बराबर थोड़ी हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो अवयवों की संख्या बराबर है, अवयव थोड़ी बराबर है उसके अंदर। तो इसका मतलब आप यहां पर क्या लिखोगे कंक्लूजन के तौर पे कि P क्रॉस Q बराबर नहीं है Q क्रॉस P के। ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। तो ये A पार्ट एक तरीके से कह सकते हो, ये B पार्ट एक तरीके से कह सकते हो इसका। ये हमने फाइनल आंसर दिया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा बड़े हैं नहीं, आसान क्वेश्चन है, बशर्ते कि उनमें कई सारे पार्ट्स ना दे रखे हों जैसा कि इसमें दे रखा है। तो बाकी के तो आसान है, ये तो आप देख ही लो। एक बार किसी को डाउट है तो मैं वापस इसको कर देता हूँ, और पूछ लो जरा, किसी को कुछ शक हो रहा है तो। हाँ, समान नहीं है, बिल्कुल सही है कृष्णा। ओके, सो आदित्य गुप्ता कह रहे हैं कि आपकी लाइव के लिए हम बहुत वेट करते हैं। अच्छा, वैसे डेली लेता हूँ मैं यार, वो 2 दिन थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। कल तो मुझे कुछ काम आ गया था, कुछ ऐसा अर्जेंट सा आ गया था कि पॉसिबल नहीं था लेना क्लास। और परसों मुझे थोड़ा प्रिपेयर करना था, इतनी अच्छी अच्छी पीपीटी बनाना, बहुत समय देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आप लोगों को लगता है कि 1 घंटा लगता है केवल क्लास में। 1 घंटे की क्लास ली आपने, इसका मतलब 1 घंटा ही गया है टीचर का। टीचर के पीछे के 5 घंटे जाते हैं। ये सारा प्रिपेयर करने में जो भी पीछे आपको दिख रहा है, ये इतना आसान नहीं है प्रिपेयर करना। आपने नोटिस किया हो तो कहीं भी दूसरी जगहों पर इस तरह से प्रिपेयर करके नहीं पढ़ाया जाता आपको, इतना सिस्टमेटिकली। बस लिखते जाते हैं, वो लिखते जाते हैं। यहाँ इतना कलरफुल पढ़ाने का यही आप मकसद है हमारा, ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, सामने देखने में कम से कम साफ सुथरा सुंदर भी दिखे। तो देखने का मन करे, क्योंकि आप लोग सुबह से शाम तक 2-2, 3-3, 4-4 घंटे ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो। और ऑनलाइन पढ़ना बेसिकली कंपैरेटिवली बोरिंग है ऑफलाइन के। ये कंपैरेटिवली बोरिंग है क्योंकि
लगातार एक ही चीज अपन सामने देख रहे हैं। मूवी में तो क्या होता है, एक ही चीज सामने नहीं होती, मूवी में तो वो 1000 सीन निकल जाते हैं 1 घंटे में कभी कहाँ का सीन दिखा देते हैं, कभी कहाँ का, कभी कहाँ का, कभी कहाँ का, तो दिमाग चलता रहता है उधर उस तरफ से। यहाँ सामने सिर्फ एक ही चीज़ है, वो तो कम से कम साफ सुथरी होनी चाहिए ना पीछे तो आपका इतने घंटों तक पढ़ने में मन लगा रहेगा, ये मकसद है और कोई मकसद नहीं है। सिर्फ आप लोगों का पढ़ने में मन लगा रहे, इसलिए इतनी मेहनत की जाती है पीछे के लिए, है ना। सो जब भी चैप्टर खत्म होगा मैं 1 दिन का ब्रेक लूंगा ही पीपीटी बनाने के लिए, ये बात तो आप दिमाग में बिठा लेना। लेकिन बीच में नहीं लेंगे, बाकी कोई काम पड़ेगा तो ही लेंगे, बाकी रेगुलर करेंगे आप लोगों की क्लासेस, ठीक है। नितेश प्रजापत, थैंक यू जी, थैंक यू। और हाँ बेटा, कोई डाउट है तो बोल दो जल्दी से। न्यू स्टूडेंट आशीष, बढ़िया। माय फेवरेट सर निखिल सर, एक्सीलेंट। आकाश, क्या बात है, डीपी भी लगा रखी है। चलिए, तो आई थिंक 10 मिनट पहले आया करूँ, अशोक करे यार, वो इसको सेट करना पड़ता है मुझे। एक्चुअली में क्या है कि ये सब पूरा पिच जो होता है ना, इसको सेट करना पड़ता है। आज बहुत सारी स्लाइड्स थी, देखो आज कितनी स्लाइड्स हैं, 13 हैं टोटल, 13 से भी ज़्यादा ही होंगे बल्कि, अभी और बढ़ेंगे। तो इसलिए एक एक को सेट करना पड़ता है ना, इसलिए थोड़ा टाइम कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। किसी किसी कारण से कभी कंप्यूटर ऑन हो गया लेकिन उसमें सेट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो हो ही जाता है। घर से आते हैं, करते हैं, नहा धो के शांति से, तो थोड़ा टाइम लग जाता है यार। सुभाष मिश्रा बेटा, डेली सुबह 10 बजे लाइव होती है मैथमेटिक्स की, और डेली शाम को 7 बजे क्लास रहती है फिजिक्स की। 11th क्लास की बात करूं तो मैंने टाइमिंग बहुत बार आप लोगों को बताया भी है। कोई नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको टाइमिंग ध्यान नहीं रहता। जिसको भी कुछ दिक्कत आती हो ना बेटा, ये जो नंबर दिए हुए हैं आप उन पर कॉल कर लिया करो, वो सारी जानकारी दे देंगे आपको। कब कौन सी लाइव होती है, कब कौन सी क्लास होती है, कौन सी क्लास कब अटेंड कर सकते हो, किस क्लास की कौन सी सब्जेक्ट की कब क्लास होती है, सारी बातें, है ना। तो ये नंबर आपके लिए इसीलिए दिए जाते हैं, आप उस नंबर पे कॉल कर लेना। बाकी 11th क्लास की अगर मैं बात करूं तो डेली चलती है, डेली चलती है 2 बार, एक तो 10 बजे सुबह और शाम को 7 बजे। ये चल रही है मैथमेटिक्स की, ये चल रही है फिजिक्स की। केमिस्ट्री की अगले महीने से शुरू करेंगे अपन, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। 10th क्लास की बात करें तो वो भी डेली चल रही है लाइव, डेली लाइव चलती है, लेकिन शाम को 5 बजे चलती है, जिसमें साइंस भी चलती है और मैथ्स भी चलती है, ठीक है। अलग अलग दिन चलती है, वो आप डेली शाम को 5 बजे देख सकते हो, तो मिल जाएगी आपको। इसके अलावा बाकी की क्लासेस शुरू करने का प्लान है, लेकिन अभी तो ये चल रही है 3 क्लासेस रेगुलर बेसिस पे। धीरे धीरे और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इस संडे मंडे से ही स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे और क्लासेस भी अपन। 10th की तो 11th की अगले महीने से करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, सुभाष की भी बात हो गई है आई थिंक कंप्लीट। IIT मेंस की भी तैयारी कराएंगे बेटा। प्रियांशु, IIT मेंस की भी कराएंगे। एक बार थोड़ा बहुत ये कर लें, थोड़ा सेटल हो जाएं, बच्चे आ जाएं, स्टेबल दिखे क्राउड, जैसे आज काफ़ी बच्चे हैं डेली के मुकाबले। तो इस तरह से आप रेगुलर रहोगे तो और तैयारी कराएंगे यार। एनर्जी टीचर को स्टूडेंट से मिलती है, आप लोगों से मिलती है। बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं यार, मैं पढ़ नहीं सकता अब इतने सारे एक साथ, इसीलिए ये बैच अलग से बनाते हैं हम लोग बहुत बार। 11th का भी बनाएंगे कभी। थैंक यू बेटा रितु। मेहनत करने में मज़ा भी आता है, ऐसी बात नहीं है। टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। कभी मैं बताऊंगा अपनी कहानी आप लोगों को शांति से, कि क्यों मैं टीचर बना था, कब बना था, कैसे बना था। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताई नहीं है बस मैंने आपको, बताएंगे कभी फुर्सत में ज़रूर। अभी फिलहाल शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 3। मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, b बराबर है 3 4 और c बराबर है 4 5 6। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें a b c तीनों के मान दे रखे हैं, 4 इसके पार्ट्स बना रखे हैं इन लोगों ने। 4 पार्ट्स में अपने को इसको आंसर देना है। पहले पार्ट में a गुणा b इंटरसेक्शन c है। एक एक करके शुरू करते हैं, और मैं यहां पर एक काम करता हूं, हल में लिख देता हूं। a क्या है, a है अपने पास में 1 2 3, और कोशिश करते हैं इसी पेज पे हो जाए तो बहुत अच्छा। b है अपने पास 3 4, 3,4, और c की बात करें तो वो है 4 5 6,
4, 5 और 6, ये अपने पास सी है। थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ इनको और फिर शुरू करते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया और फर्स्ट चैप्टर से लिंक आ गया। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें, क्योंकि इसमें यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह ये सब फर्स्ट चैप्टर के थे, लेकिन है आसान। अगर आपने पढ़ा है तो है आसान। फर्स्ट पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या निकालना है? ए को क्रॉस करवाना है किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। ए को क्रॉस करवाना है, ए का गुणन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी होना तो चाहिए। जिन दो चीजों का क्रॉस आपको करवाना है वो दो चीजें होनी तो चाहिए, तब तो क्रॉस करवा पाओगे। तो बी इंटरसेक्शन सी हम लोग पहले निकालें। बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा? ध्यान से देखो, यहां से इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, सर्वनिष्ठ, है ना। कॉमन पार्ट क्या है बी और सी का? कॉमन पार्ट सिर्फ 4 दिख रहा है, बी और सी में 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर 4 आ जाएगा, और तो कुछ कॉमन है नहीं, ठीक है। ए अब हमारे पास है, बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास है, तो इन दोनों का क्रॉस लेने में अब दिक्कत नहीं आएगी। एक एक स्टेप चलना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हमेशा। जो जो ब्रैकेट्स पहले दिख रहे हैं वो हमेशा पहले सॉल्व होंगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाहर की बाकी की चीजें सॉल्व होंगी। ये बेसिक रूल मैथमेटिक्स में हमेशा चलता है, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लो साहब। तो ब्रैकेट ही पहले सॉल्व कर रहे हैं, यहां भी यही काम किया है, बी इंटरसेक्शन सी पहले लिया है। ऐसा नहीं किया कि ए क्रॉस बी पहले ले लें फिर उसको सी के साथ इंटरसेक्ट करें, वो नहीं करना। ब्रैकेट ही पहले सॉल्व होगा, ये नियम है मैथमेटिक्स में, ठीक है। चलिए, तो अब ए का क्रॉस कर देते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ में, तो क्या आएगा? ए पहले लिखा है चूंकि, तो ए के ही अवयव पहले लिखे जाएंगे। तो 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन बना लो। 1 का 4 के साथ, 2 का भी 4 के साथ, और 3 का भी 4 के साथ कॉम्बिनेशन बन गया, और ये अपने पास आ गया इस तरह से यूं, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलग से ब्रैकेट दे रखा है, ये चीज अलग से ब्रैकेट में दे रखी है, ये चीज अलग से ब्रैकेट में दे रखी है। उन दोनों का फिर कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट लेना है। तो पहले ये और फिर ये निकाल लेते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे। एक एक स्टेप चलना है, जल्दबाजी नहीं करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, है ना। हमेशा पहले ये ध्यान रखो कि सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सही होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सही करने की आदत बना लोगे तो अपने आप धीरे धीरे स्पीड आ जाएगी आपकी। तो स्पीड की आदत मत बनाओ, सही करने की आदत बनाओ हमेशा। सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों ही निकालना है, ठीक है। तो ए का बी के साथ कॉम्बिनेशन करो। ए का बी के साथ करेंगे तो 1 का करेंगे 1 3 1 4, 2 3 2 4, 3 3 3 4। ए के अवयव और बी के अवयव लेंगे कॉमन लगा लगा करके। तो 1 का 3 के साथ ले लिया, 1 का 4 के साथ ले लिया, 2 का 3 के साथ ले लिया, 2 का 4 के साथ ले लिया, 3 का 3 के साथ ले लिया। सेम भी आ सकते हैं कभी कभी, ऐसा जैसे हो गया है यहाँ पे 3 और इधर भी 3 है, आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 का 4 के साथ ले लिया। ये सारे कॉम्बिनेशन जितने बन सकते थे बना लिए अपन ने, और इसको ब्रैकेट में डाल दो, बस खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए क्रॉस सी की अगर बात करते हैं, ए क्रॉस सी का मतलब है ए और सी के अवयवों को आपस में मिक्स करना है। तो 1 को इन तीनों के साथ करोगे, 2 को इन तीनों के साथ करोगे, 3 को इन तीनों के साथ में मिक्स करोगे आप, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 1,4, उसके बाद 1,5, उसके बाद 1,6, उसके बाद 2,4, 2,5, 2,6, 2 का भी काम खत्म, 3 का लो इस्तेमाल, 3,4, 3,5 और 3,6। अगर 2 के अवयव पहले लिखने, ए के अवयव पहले लिखने को बोले तो ए के ही पहले लिखेंगे, और सी के बाद में तो सी के ही बाद में लिखने हैं। सिंपल सी बात है। दोनों हमने निकाल दिया, दोनों का कॉमन हिस्सा निकाल लो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने को बोला है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ले लेंगे ए क्रॉस सी का। ये बनेगा, देखो 1 3 तो इसमें दिख नहीं रहा है, और 1 4 यहां भी है और यहां भी है, उसके अलावा 2 4 यहां है और यहां है 2 4, 3 3 नहीं है दोनों के पास। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? शांति से देख लो। एक आपके पास ये 3 4 यहां दिख रहा है और 3 4 ही यहां पर दिख रहा है। 1 3 इधर नहीं है और 2 3 इधर नहीं है आई थिंक, और 3 3 भी नहीं है, ठीक है। ये 3 लोग कॉमन दिख रहे हैं।
एक तो 1,4 और एक दिख रहा है 3,4 और एक दिख रहा है 2,4। 1,4 2,4 पहले लिख देता हूँ, सीक्वेंस में रहेगा, वैसे जरूरत नहीं होती सीक्वेंस की, लेकिन ठीक है। 2,4 देन 3,4, ये हमारे पास आ गया। कॉमा लगा के जरूर लिखना है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो सेकंड पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट करना नीचे। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट भी हो जाएगा इसी पेज पे मुझे लगता है। ए तो है अपने पास, ए का क्रॉस करना है किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। इस बार बी यूनियन सी मतलब बी और सी को मिक्स कर दो, मिला दो। तो बी यूनियन सी पहले निकालेंगे क्योंकि ब्रैकेट यहीं पर दे रखा है, और ये निकालने के बाद फिर ए के साथ इसको क्रॉस कर लेंगे अपन। तो यहाँ से पहले बी यूनियन सी प्राप्त करें। भाई कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से। ये रहा बी, ये रहा सी, मिक्स कर दो, मिला के लिख दो। 3 फिर लिखा 4 फिर लिखा 4 तो रिपीट ही हो गया, 5 और 6 आ जाएगा। ये हमने बी क्रॉस सी निकाल दिया, सॉरी बी यूनियन सी निकाल दिया। उसको किसके साथ क्रॉस करना है, ए के साथ। तो ए क्रॉस बी यूनियन सी वो कितना आएगा, ए के पास है 3 अवयव, बी यूनियन सी के पास है 4 अवयव। 3 अवयव गुणा 4 अवयव मतलब 12 अवयव आएंगे कुल, क्योंकि 1 का इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन आएगा, 2 का इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन आएगा, 3 का इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन आएगा। बहुत लिखना है लेकिन लिखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। करते हैं शुरू। तो 1 3 1 4, 1 का सबके साथ कॉम्बिनेशन, 1 5 1 6। अब 2 का स्टार्ट करते हैं, 2 3 2 4 2 5 और 2 6। 2 का सबके साथ आ गया। 3 के साथ शुरू करते हैं, 3 3 3 4 3 5 3 6, ये बन गया। ये हमारे पास ए क्रॉस बी यूनियन सी आ गया। तो इस तरह से मतलब हम लोग इसको कर सकते हैं। 12 अवयव हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने आएंगे उतने लिखने हैं अपने को, तो उसमें कोई सोचने की बात तो है नहीं, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब फोर्थ पार्ट यहाँ कर देता हूँ, जितनी जगह बची है उसमें हो जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा आपको। ए क्रॉस बी हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और ए क्रॉस सी निकालना होगा, वो भी निकाल चुके हैं। इसमें ए क्रॉस सी ऑलरेडी निकाला हुआ था। इस बार इंटरसेक्शन लिया है, उस यहाँ पर यूनियन लेना है, दोनों को मिक्स करना है, मिला देना है। तो मिला दो, इसके अवयव और इसके अवयव को मिला दो। मिलाने के लिए पहले ये पूरे लिख देता हूँ, फिर इनको मिला लेंगे, उसमें यही करेंगे मिक्स में। तो लिख दो। फोर्थ पार्ट में आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 3 2 4 और 3 3 3 4, ये हो गए। उसके बाद 1 4 तो कॉमन है, वो मत लिखो, जो कॉमन है वो नहीं लिखना क्योंकि वो एक बार आ चुका है, बाकी सब लिख दो। तो 1 5 1 6 आ जाएगा, 1 5 आ गया, 1 6 आ गया, और ये हो चुका है पहले ही, इसके पास आ चुका है। 2 5 2 6 लिख लेंगे अपन, 2 5 ले लेंगे, 2 6 ले लेंगे, ठीक है। और कौन कौन सा आ रहा है, 3 5 3 6 ले लेंगे, 3 5 और 3 6 ले लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये बनाने का इसका मेन मकसद ये था कि वो ये दिखा सके, ये दर्शा सके, ये बता सके कि ये चीज़ और ये चीज़ समान है। मतलब मैं दूसरा कलर लेता हूँ, 1 मिनट। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो ये दोनों चीज़ें समान हैं। मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी हमने निकाला, उसका रिजल्ट ये आया। और सेकंड वाले पार्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी निकाला, उसका रिजल्ट क्या आया। दोनों समान है, देखो आप, एकदम सेम है। फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट नोटिस किया आपने। एक और चीज़ नोटिस करने की है, ये और ये भी समान आ रहे हैं, ये भी समान आ रहे हैं। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये रहा, सेम टू सेम आ रहा है। ये फोर्थ वाला ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, आप मैच कर लो, वही 12 अवयव है और अवयव भी सेम है। 1 3 1 4 2 3 2 4 1 3 1 4 2 3 2 4, इधर उधर लिखे हैं लेकिन चीज सेम है। अब ये कैसे कि ये दोनों सेम है, ये आप पहले से सोच सकते हो कि एक्चुअल में ये सेम होने वाले हैं। कैसे, इसका क्या लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। इसने खोला हुआ है, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला लॉ, वो हमने सीखा हुआ था ऑलरेडी। तो यहां पर उसका इस्तेमाल किया है। देखो ऐसे नहीं करते अपन, ए प्लस
नहीं सॉरी, ए गुणा बी प्लस सी लिखा हो तो क्या करते हैं उसमें, ये दोनों पहले ले लेते हैं, ए गुणा बी पहले लिख लोगे, फिर बीच में क्या साइन आएगा, प्लस का, तो बीच में प्लस का साइन लगाते हो, फिर क्या लिखते हो, ए गुणा सी, यही लिखते हो ना, यही करते हो। तो एक को बी के साथ गुणा कर दिया, ए को गुणा किया सी के साथ में, और बीच में ये साइन, सेम काम यहां किया है, ए को बी के साथ गुणा कर दिया, ये रहा, ए को गुणा किया सी के साथ, ये रहा, और बीच में ये वाला साइन जो यहां है वो यहां है। सेम इधर की बात करें तो ए को बी के साथ गुणा कर दिया, ये रहा, ए को सी के साथ गुणा कर दिया, ये रहा, बीच में कौन सा साइन, ये साइन, दोनों जगह सेम आएगा। तो ये एक्चुअल में खोला ही है इनको, इस तरह से कोई भी हो तो समान ही आएंगे हमेशा, ये मान के चलो आप, ठीक है। और ये हमने यहाँ से देख भी लिया है प्रैक्टिकली, तो ये बहुत ही कमाल का उदाहरण है, बेसिकली बहुत ही कमाल का। मेरे ख्याल से आपको समझ आना ही चाहिए आज की क्लास, तो मैं बहुत ही, मुझे लगता है कि एक एक चीज़ मैं खोल करके आपको बता ही रहा हूँ हर चीज़। फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो एक बार आप लिखो कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ याद है मुस्कान, बहुत बढ़िया, अच्छा क्या बात है, पहले से पहले सॉल्व किया था बढ़िया, चलिए। हाँ डाउट बोलो, आकाश क्या डाउट है बेटा, बताओ जरा। समझ आ गया है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ आ गया है तो आप लोग एक काम ज़रूर किया करो बच्चों, जिससे मुझे एक्चुअल में काफ़ी खुशी मिलेगी। अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे आप, जैसे ही लेक्चर ख़त्म हो जाए आप अगर ये कर सको तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी मुझे मिलेगी। रिटर्न गिफ्ट मिल जाएगा आपकी तरफ से, मान लो इसको अपने जो भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं, आप लोगों के नो डाउट एक ग्रुप्स वगैरह बने हुए होंगे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, क्योंकि आप मोबाइल चलाते हो तो डेफिनेटली, यूट्यूब चला रहे हो तो व्हाट्सएप तो चलाओगे, पक्की बात है, यकीन है मेरे को। तो ग्रुप्स तो बने होंगे, उन ग्रुप्स में आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि वो लोग भी जुड़ सकें, वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। हमेशा अपना मोटिव भी यही रखना चाहिए, लर्न एंड शेयर। ये सोच करके ही, मतलब ये सोच रखते हुए ही, बहुत सोच विचार करके इस चैनल का नाम लर्न एंड शेयर रखा है हम लोगों ने। तो आप सीखो और शेयर करो उसको, आगे पास करते जाओ। ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है, अच्छी चेन बनती है, इससे पॉजिटिव चेंज बनती है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 300 प्लस लाइक हो गए, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, लाइक हो गए हैं। अब आप एक छोटा सा काम मेरे लिए ज़रूर कर देना, शेयर कर देना बेटा इस वीडियो को, ताकि खुशी दोगुनी हो जाए मेरी काफ़ी खुशी से तुम लोग बढ़ा ही चुके हो लाइक करके और लिख करके, बेसिकली चैट्स में लिख देते हो, उससे अच्छा वैसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी लाइक और शेयर और मिल जाए तो मज़ा, एक दिन में 2-2 वीडियो बनाने की हिम्मत आ जाएगी चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ उदाहरण देखते हैं, चौथा उदाहरण देखते हैं। बहुत आसान उदाहरण है बच्चों, ये कुछ नया है मार्केट में, अभी तक नहीं आया था। P गुणा P, 3 एक साथ। अभी तक 3 एक साथ कहाँ किए अपन ने, नहीं किए। कैसे करने होते हैं 3 एक साथ को, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को, स्टार्टिंग में बताना भूल गया मैं अब, लेकिन आप समझ सकते हो उसको। स्टार्टिंग में बताना थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए वो, अब आप उसको समझ पाओगे। कार्तीय गुणन, ये जो स्टार्टिंग में ये है समुच्चयों का कार्तीय गुणन, किसको बोलते हैं हम लोग कार्तीय गुणन, A क्रॉस B को बोलते हैं हम लोग। तो A क्रॉस B को लिखोगे कैसे, अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहो। ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो हमने लिखा, ये जो लिखा, ये रोस्टर रूप में लिखा। फर्स्ट चैप्टर में हमने पहली क्लास में, फर्स्ट चैप्टर की पहली क्लास में सीखा था कि समुच्चयों को 2 तरह से निरूपित कर सकते हैं, रोस्टर रूप में और समुच्चय निर्माण रूप में। ये रोस्टर रूप है, कॉमा लगा लगा के लिख दिया। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, वो मैंने नहीं बताया आपको, वो बता देता हूं मैं। समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखोगे x, y। भाई उधर क्या लिखते थे हम, याद है आपको, a बराबर x सच दैट, कि भाई x कैसे लिया हुआ है, x नेचुरल नंबर में से लिया है कि क्या लिया हुआ है, कि क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखते थे ना पहले। लेकिन वो सिंगल समुच्चय था, अवयव भी सिंगल होते थे। यहां क्रॉस है, अवयव इस रूप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं इसके अवयव, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें से ये पता है कि पहला अवयव पहले वाले समुच्चय में से आया है, कॉमा दूसरा अवयव दूसरे वाले समुच्चय में से आया है। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो बताने लायक थी, और ये मैंने स्टार्टिंग में तो शुरू में जानबूझ करके नहीं बताई थी, लेकिन फिर बीच में मुझे याद नहीं आया,
शुरू में जान करके इसलिए नहीं बताई क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना इसको, लेकिन अब आप इसको समझ सकते हो कि ये क्या चीज़ है, ऐसे क्यों लिख सकते हैं इसे सेम चीज़ को। ये जो लिखा है अपन ने, ये जितना भी हम लिख रहे हैं ये सब रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं इसी को शॉर्ट में, खत्म। आगे आएगा इसलिए बताया मैंने अभी। और 3 वाले एक साथ आ जाए तो 3 वाले मतलब ए गुणा बी गुणा सी आ जाए, या ए गुणा ए ही आ जाए, है ना। तो फिर क्या करोगे उस केस में, ए गुणा बी गुणा सी का मतलब 3 लोग फिर एक साथ आते हैं, एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आ जाएगा, त्रिक बनते हैं। ये क्या है, क्रमित युग्म है, ये क्रमित युग्म है ये, और ये त्रिक है, इनको शायद क्रमित त्रिक बोलते होंगे, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ट्रिपलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्रमित त्रिक हैं ये। एक्स वाई जेड आ जाएंगे, और एक्स यहाँ पर ए समुच्चय से लिया है, वाई हमेशा बी से और जेड सी से, जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस फॉलो होगा, खत्म बात। अगर ए क्रॉस ए ही हो गया तो भी आप लिखोगे तो एक्स वाई जेड लिख सकते हो, या एक्स 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 नहीं लिखना चाहिए, एक्स वाई जेड लिखना चाहिए कायदे से, क्योंकि तीनों जरूरी नहीं है तीनों अवयव सेम हो, एक के पास अलग अलग अवयव होंगे, लिखे तो अलग अलग जाएंगे ना। तो यहाँ पर लिख दो बस एक्स वाई जेड तीनों के तीनों कहाँ से लिए हुए हैं, ए समुच्चय में से लिए हुए हैं। अगर सेम लिख जाए तो इसमें बनेंगे तो 3 ही ऐसे कॉम्बिनेशन तो, लेकिन तीनों ए में से ही होंगे। ये अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इस चीज़ की, अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ये केवल बताने के लिए थोड़ी मैथमेटिक्स की फील आए आपको, ठीक है, थोड़ा फील भी आना चाहिए ना कि हाँ भाई हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, 11th की मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा फील आने के लिए। बाकी बढ़ते हैं नॉर्मल अपना जो क्वेश्चन था उस पर ही, कि हमें P दे रखा है 1,2, ध्यान से देखेंगे इसको, हल इसका कर रहे हैं स्टार्ट, और उसमें P हमारे पास है 1,2 है, हमें P क्रॉस P निकालना है, तो पहले ये निकाल लो आप, या तो इधर का P क्रॉस P या इधर का P क्रॉस P निकाल लो, कहने का मतलब एक एक करके चलना है, एक साथ नहीं चल पाएंगे तीनों को, है ना। P क्रॉस P का मतलब P यहां पर है, एक और P लिख लो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो, भाई 1 का इन दोनों के साथ लेना है, 2 का इन दोनों के साथ लेना है, यही तो रूल है। P क्रॉस P मतलब P के अवयवों को P के अवयवों के साथ कॉम्बिनेशन लेना है, तो P के अवयव इधर P के अवयव इधर ले लो कॉम्बिनेशन, दिक्कत क्या है, आएगा क्या 1,1 आ जाएगा 1 का 1 के साथ, 1,2 आ जाएगा 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन, 2,1 आ जाएगा 2 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन, 2,2 आ जाएगा 2 का 2 के साथ भी कॉम्बिनेशन आ गया, और ये बड़े आराम से P क्रॉस P हमने बना लिया। ठीक है, समय आई थिंक हो गया है, हालांकि काफी ज्यादा आज, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन यार कंप्लीट कर ही लेते हैं, है ना, जनसंख्या भी थोड़ी कम हुई है इतनी लंबी हिम्मत सबकी नहीं होती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ खत्म ही कर लें उदाहरण, 1-2 उदाहरण के लिए, क्या फिर कल तंग होएंगे, कल सीधा प्रश्नावली कर लेंगे, जल्दी जल्दी कोर्स हो जाएगा तुम्हारा यार, थोड़ा लंबा लंबा पढ़ लेंगे तो कभी कभी। P क्रॉस P अपन ने निकाल लिया है शांति से, अब हमें P क्रॉस P निकालना है, तो अब आप इसको 2 तरह से निकाल सकते हो, चाहो तो इसको ब्रैकेट को पहले लिख लो और इसको ऐसे कर लो, चाहो तो इसको ऐसे कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों सेम होते हैं, ये दोनों जो हैं ये दोनों सेम बातें हैं, ये दोनों सेम हैं, इसलिए कुछ भी निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे आपके, टेंशन मत लेना इसकी, ठीक है, ये पहले ही मैंने बता दिया आपको। अब मैं ऊपर वाला निकाल देता हूं, मैं निकाल रहा हूं P क्रॉस P, ये वाला जिसमें P यहां पर सजा हुआ रखा हुआ है, P क्रॉस P यहां सजा हुआ रखा हुआ है, दोनों को आपस में क्रॉस करना है, तो पहले अवयव किसके आएंगे P के, दूसरी बार में अवयव किसके आएंगे P क्रॉस P के, मतलब इस 1 को इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन लेना है, फिर इस 2 को इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन लेना है। तो ठीक है, 1 को लेते हैं सबसे पहले, 1 को लिया इसके साथ, तो लिखेंगे कैसे, 1 को 1,1 के साथ लोगे तो 1,1,1 लिखा जाएगा, 3 एक साथ लिखते हैं उस केस में, 1 का 1 2 के साथ में तो 1,1,2, 1 का तीसरे वाले के साथ में तो 1,2,1, पहले हमने इसके अवयव लिखेंगे, 1 ही पहले आएगा, तो 1,2,2 ये हमने 4 अवयव तो लिख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ना है, P के अवयव ही पहले लेने हैं, 1 का काम खत्म 2 का काम शुरू, तो 2 को इन दोनों के साथ में, तो ये बन जाएगा 2,1,1, 2 को इसके साथ में 2,1,2, 2 को इसके साथ में 2,2,1 और 2 को लास्ट वाले के साथ में, तो 2,2,2 ये हो गया है फाइनल आंसर।
ये हमारा फाइनल आ गया जो भी आना है। इस तरह से मतलब ट्रिक निकाल सकते हो, ट्रिपलेट्स भी निकाल सकते हो आप, P क्रॉस P क्रॉस P क्रॉस P भी निकाल सकते हो बेसिकली वैसे तो, लेकिन इसका कुछ खास मीनिंग होता है, और क्या मीनिंग होता है अपन अभी देखेंगे, लेकिन ये बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए कि होता क्या है ना। इसका मीनिंग बहुत खास है, वो हम आगे वाले क्वेश्चन में उसका मीनिंग आने वाला है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? काफ़ी बच्चे सही आंसर लिख भी रहे हैं काफ़ी बच्चे, है ना। और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम अपने को पढ़ने में ध्यान देना है, चैट में केवल तब जब मैं खुद चैट देखूँ, उससे बाद में ही चैट आप चलाएं, क्योंकि उससे आपका ध्यान काफ़ी भंग रहेगा। पहले से ही चैट्स में आप बिजी रहेंगे तो पढ़ेंगे कब, है ना। इसलिए वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। चलिए ठीक है, समझ आ रहा होगा आई थिंक आप लोगों को। कुछ डाउट हो तो डायरेक्ट डाउट लिखा करो, ये मत लिखा करो कि मुझे डाउट है, क्योंकि ये लिखोगे डाउट है, उसके बाद फिर डाउट पता नहीं कहाँ जाकर के मिलेगा, तो वो दिखता ही नहीं है मुझे। डायरेक्ट डाउट लिख दिया करो कि सर मुझे एक डाउट है, नीचे ये रहा डाउट, खत्म बात, है ना। ये कौन है? निखिल सर फैन कृष्णा कह रहा है कि सर ये कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। अच्छा कितना ईजी है, धन्यवाद। चलिए बढ़िया, डायलॉग्स खूब है तुम लोगों के पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, यदि R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो कार्तीय गुणन R क्रॉस R और R क्रॉस R क्रॉस R क्या निरूपित करते हैं? ये तो आप एक बार के लिए समझ सकते हो, लेकिन ये समझने के लिए तो आपको 11वीं कक्षा के आगे 10वें चैप्टर पे तक पहुंचना पड़ेगा। 10वें नहीं, 12वें में है शायद, 12वें चैप्टर तक पहुंचना पड़ेगा। देखो R क्रॉस R का मतलब क्या है? R क्या होता है? सारी संख्याएं, जितनी भी संख्याएं आप जानते हो वो सारी हैं, मतलब पूरी नंबर लाइन है। जो संख्या रेखा है वो पूरी की पूरी संख्या रेखा बैठी रहती है R के पास। तो यहाँ 0 है, ये अनंत है, माइनस अनंत है, बीच के जितने बिंदु हैं सारे अनंत बिंदु, अंडर रूट वाले हो नहीं हो, परिमेय है अपरिमेय, सारी संख्याएं R के पास होती है। फिर से उसने बोला है R ही लो दूसरा वाला भी, तो वो भी सेम ही आएगा, ये 0, ये अनंत, ये माइनस अनंत। R क्रॉस R जो गुणन होता है उसका मतलब क्या है? इसके अनंत संख्याओं को इसकी अनंत संख्याओं के साथ कॉम्बिनेशन बना दो, 1, 2, √2, √5, √3, -2, ऐसे ढेरों कॉम्बिनेशन बनेंगे। उन कॉम्बिनेशन को एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ध्यान से समझो ग्राफ पेपर बनता कैसे है, लॉजिक क्या है ग्राफ पेपर का। ग्राफ पेपर एक्चुअल में कुछ नहीं है, R क्रॉस R है बस। ये है संख्या रेखा, ये 0 है, ये होता है अनंत, इस तरफ होता है माइनस अनंत। ये भी संख्या रेखा है, इसी को बस खड़ा करके दर्शाया हुआ है, दर्शाने का तरीका है और कुछ नहीं है। 0, अनंत और माइनस अनंत, ये भी R ही है, ये भी R ही है। और इसके जो पॉइंट्स आते हैं, अनंत बिंदु हैं, इसमें अनंत बिंदु हैं, ढेरों बिंदु मिलेंगे। यहां भी अनंत बिंदु हैं, इस तरफ भी अनंत बिंदु हैं, सारे पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट वाले सब कवर हो गए। इस तरफ भी अनंत बिंदु हैं, वो सारे बिंदु R क्रॉस R के बिंदु हैं। तो R क्रॉस R का मतलब क्या हो गया? ये 2D जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, जितने भी 2D में पॉइंट्स होते हैं, द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वो सारे बिंदु R क्रॉस R में आएंगे। जो भी आपने 2D ग्राफ आज तक सीखा है, उसमें जो अनंत बिंदु होते हैं वो सारे बिंदु R क्रॉस R में आएंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में ग्राफ बनाया ही इन दो R से है। इधर एक R, इधर 2R, एक दूसरे के ऊपर यूं खड़ा करके 90 डिग्री लिया और ये R क्रॉस R बन गया। तो वो जितने भी अनंत बिंदु हैं वो एक्चुअल में अवयव हैं R क्रॉस R समुच्चय के। देखा जाए तो जो आप लिखते हो ना कभी कभी, यहां 1, 2 लिख दिया साहब, इधर आ गया -2, √3। जो भी बिंदु जितने आप जानते हो सारे, प्लस माइनस जितने आप जानते हैं, अंडर रूट, विदा अंडर रूट, डिवाइड वाले, पॉइंट्स वाले, सब R क्रॉस R में आएंगे। और ये 2D है, 2 डायमेंशन की बात चल रही है। अगर 3 डायमेंशन की बात कर दें, 3 डायमेंशन मतलब ज्यादातर चीजें 3 डायमेंशन में होती है। जैसे ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये 2D डायग्राम है। लेकिन अगर मैं वर्ग की जगह घन बना दूं, वो 3D डायग्राम हो जाएगा। 3D में 3 हमारे पास अक्ष होती है, ये 3D डायग्राम हो गया। एक्स और वाई अक्ष के साथ में जेड अक्ष भी होती है 3D में, वो हमारे सिलेबस में है इस साल,
उस समय अपन पढ़ लेंगे। अभी केवल ध्यान रख लो कि आर क्रॉस आर का मतलब क्या है, 3D है, जिसमें से एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, तीसरा आर यूं खड़ा होता है इस तरह से आर पार, इस तरह से 3 अक्ष चलती हैं, तो वो आर क्रॉस आर चलता है, 3 डायमेंशन ऐसे चलते हैं। वो डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना। अभी फिलहाल लिख लो। यहां तक समझ में आया? थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा आप लोगों के, ऐसी बात तो नहीं है, बिल्कुल जीरो तो नहीं हुआ होगा। अनंत के बारे में बता भी दिया है ऑलरेडी। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर आपको पहले से ही प्रोडक्ट दे रखा है, गुणा आपको पहले से ही दे रखा है, तो आप उससे अवयवों की संख्या निकाल सकते हो क्या? जैसे a गुणा b ये दे रखा है, इससे a और b अलग अलग निकाल सकते हो क्या? निकल जाएंगे, a अलग से निकल जाएगा। a है पहला अवयव, p p m m, मतलब p और m दो ही लोग हैं इसके पास, तो और कोई है ही नहीं। सॉरी, अवयव इस तरह से लिखोगे ना, p और m सिर्फ दो ही लोग हैं इसके पास, और कोई है ही नहीं। अगर बात करें b की, तो b के पास q है, r है, q है, r है, तो q और r हो गए। ये किसके पास हो गई? ये b के पास हो गए। ये हमारा हल है, करना ही कुछ नहीं है। पहले वाले a के हैं, दूसरे वाले b के हैं, क्रमित युग्म है भाई, क्रम में रहेंगे तो क्रम के हिसाब से देख लो। पहले वालों को a में डाल दो, दूसरे वालों को b में डाल दो, बस रिपीट मत करना। रिपीट नहीं किया तो ये आ गए। इसमें कुछ था खास? बताओ मुझे। कुछ भी खास नहीं है। कुछ भी आपको दिक्कत आती है ना फिर भी कभी, तो 80786 96588 पे आप कॉल कर लिया करो। ये ऑफिशियल नंबर है लर्न एंड शेयर का, और वैसे स्क्रीन पे दिख भी रहा है आप लोगों को। लेकिन कभी ऐसे बीच में भी दिक्कत आई नोट्स वगैरह से रिलेटेड, या कहीं भी किसी भी तरह से नोट्स कहाँ से लेने हैं, कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं, तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो फॉर नोट्स या और भी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आप जानना हो तो यहाँ पर कर लो। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आज काफ़ी लेट हो गए हैं, तो ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए अपने को। 1 घंटे से ऊपर हो गई है क्लास, आज 1.25 घंटे की क्लास हो गई है। लाइक वाइक कर देना बस, और एक आखिरी काम जरूर कर देना जो मैंने बोला है। डिस्चार्ज हो ही गई होगी बैटरी तुम्हारी ऑब्वियसली मोबाइल की। आखिरी काम शेयर करने का जरूर कर देना। लाइक वाइक तो आप लोगों ने काफ़ी कर दिए हैं, शेयर कर देना बस आप इस वीडियो को। उसके बाद बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मन लगा के पढ़ाई करो। कल हम लोग 2.1 प्रश्नावली के पूरे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे, तो 2.1 खत्म, सिर्फ 2 पॉइंट तो 2.3 बचेगी और विविध बचेगी। तो सोचो कितना मस्त स्पीड अपने ली है एकदम अच्छे से। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।